दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिशियन से पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पर है और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पे ये वीडियो हमारा पार्ट 4 है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आदर्श ट्रांसफार्मर, और जैसा कि आपको मालूम है कि जो आदर्श लिखा है इसका मतलब होता है आइडियल। आइडियल का मतलब उसमें कोई भी कमी ना हो। तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा कि जिस ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉसेस नहीं होता उसको हम कहते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, जितना पावर सप्लाई हम प्राइमरी साइड में दे रहे हैं उतना ही पावर सप्लाई यदि हमें सेकेंडरी साइड में मिलता है तो उसको हम कहेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है तो आपको इंडक्शन के सामने लगा देना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। अब तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केबल में जो इंसुलेशन वोल्टेज होता है उससे आप क्या समझते हो। देखिए दोस्तों, जो हमारा केबल होता है, केबल के ऊपर में एक वोल्टेज लिखा होता है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं इंसुलेशन वोल्टेज, और उस पे जो वोल्टेज लिखा होता है वो होता है मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि उस केबल में हम कितना वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं बिना केबल को नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहेंगे इंसुलेशन वोल्टेज ऑफ केबल। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि डीसी मोटर में स्टार्टिंग करंट हाई क्यों होता है। देखिए, जो हमारा मोटर होता है वो बंद रहता है। अब जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ईएमएफ जनरेट करता है, लेकिन मोटर के स्टार्ट होने से पहले मोटर में कोई भी बैक ईएमएफ नहीं होता। अब मोटर में कोई भी बैक ईएमएफ नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि आप मोटर को स्टार्ट करोगे तो जो आपका मोटर है वो बहुत ज़्यादा करंट लेने लगेगा, यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के समय बैक ईएमएफ हमारा शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है। इसीलिए मोटर को स्टार्ट करने के समय में हमारा जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के फायदे क्या हैं, यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग हम क्यों करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको मालूम ही है कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो कम होता है, इसीलिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप यदि यहाँ पे डिटेल में बताना चाहो तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हो। आपको आंसर यहाँ पे ये देना होता है कि जो हमारा मोटर है, यदि उस मोटर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय जो स्टार्टिंग करंट होता है वो DOL स्टार्टर के स्टार्टिंग करंट के मुकाबले 3 से लेकर 4 गुना तक कम होती है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नो लोड पर सीरीज मोटर को क्यों चालू नहीं किया जाता। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा सीरीज मोटर होता है, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसको बिना लोड कनेक्ट किए स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है SF6 सर्किट ब्रेकर क्या है। यहाँ पे SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए SF6 क्या है। देखिए, SF6 एक प्रकार का गैस है जिसका फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। यदि इस गैस का उपयोग किसी सर्किट ब्रेकर में आग के लपटों को बुझाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा ब्रेकर होता है जब हम उसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि चालू करते हैं और बंद करते हैं, तो उस समय कुछ स्पार्किंग जनरेट होता है, और यहाँ पे जो स्पार्किंग जनरेट होता है उसको बुझाने के लिए यदि हम SF6 गैस का उपयोग करते हैं तो उसको हम कहेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है। SF6 सर्किट ब्रेकर का उपयोग मोस्टली हम 33 kV का जो पावर सप्लाई होता है उसको चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, जो लाइटनिंग अरेस्टर होती है इसका उपयोग हम हमारे घर के ऊपर में या फिर जो बिल्डिंग होती है उनके ऊपर में करते हैं, यानी कि जो लाइटनिंग अरेस्टर होती है उसको हम क्या करते हैं, छत के ऊपर में लगा देते हैं। अब यदि आकाशीय बिजली बाई चांस आपके घर के ऊपर में गिरेगा तो उस कंडीशन में ये जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो आकाशीय बिजली को ग्राउंड कर देगा, यानी कि आपके घर को कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। ठीक है। अब इसके बाद में जो सर्ज अरेस्टर होता है इसका उपयोग हम हमारे पैनल के अंदर करते हैं, यानी कि यदि बाई चांस वोल्टेज बढ़ जाए तो उस वोल्टेज को ग्राउंड करने के लिए हम सर्ज अरेस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि AVR क्या होता है।
देखिए, एवीआर का उपयोग हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, यानी कि जो हमारा वोल्टेज होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, वोल्टेज ज़्यादा करना हो, कम करना हो, या फिर आपको मेंटेन करना है, तो उस कंडीशन में हम एवीआर का इस्तेमाल करते हैं। एवीआर का मोस्टली उपयोग हम जनरेटर के साथ भी करते हैं। जो हमारा जनरेटर होता है उससे जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम एवीआर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पावर फैक्टर क्या है। देखिए, एसी सर्किट में एम्पियर और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर, यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई होता है उसमें जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन बाई चांस किसी कारण से जो हमारा वोल्टेज है और जो करंट है यदि वो लैग हो जाता है, यानी कि आगे पीछे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में एक एंगल बनता है और उस एंगल को हम कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर फैक्टर है, इसी पावर फैक्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि पावर फैक्टर को कितने तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, यानी कि यहाँ पे हम कुल मिला के 3 तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम कर सकता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है यदि हम उसमें डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर ये देना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी सप्लाई पे काम नहीं कर सकता। यदि आप यहाँ पे रीजन बताना चाहोगे तो आपको रीजन ये बताना है कि जो डीसी सप्लाई होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है। अब यदि हम इस डीसी पावर सप्लाई को ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हाई करंट फ्लो होगा, यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है उसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और यदि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है वो जल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम है। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो 2 काम करता है। पहला तो ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, और सेकेंड इसका काम ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है उसके लिए इंसुलेशन का काम करना, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा कूलिंग भी करता है और साथ ही साथ में जो हमारा वाइंडिंग है उसके लिए इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें यह पूछा जाता है कि एमसीसीबी क्या है। देखिए, एमसीसीबी एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर। ये जो एमसीसीबी होता है इसका जो रेटिंग होता है वो 125 एम्पियर से लेके 800 एम्पियर तक होता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हम केबल की कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, यदि आपको किसी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको वहाँ पे मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम किस प्रकार से मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसको भी आप एक बार समझ लीजिए। जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसके 2 प्रोब होते हैं। अब इन दोनों प्रोब को हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा केबल है जिसका हमें कंटिन्यूटी चेक करना है उस केबल के दोनों साइड पे हम इस प्रोब को कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसको हम कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस कंडीशन में यदि हमारा मल्टीमीटर बीप का आवाज करता है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा केबल है वो अच्छा कंडीशन में है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आप मेगर से IR वैल्यू कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ये बताना है कि IR वैल्यू हम किस किस कंडीशन पे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा कि मेगर से IR वैल्यू हम फेस टू फेस और फेस टू अर्थ मापते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसटी ब्रेकर पर इंडिकेशन लैंप कौन कौन सा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क कर चुके हैं। तो जो हमारा एसटी ब्रेकर होता है उस एसटी ब्रेकर में जो इंडिकेशन लैंप लगा होता है वो होता है ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन, ब्रेकर इन सर्विस इंडिकेशन लैंप। उसके बाद टेस्ट पोजीशन का भी इंडिकेशन लैंप होता है और ब्रेकर ट्रिप का इंडिकेशन लैंप भी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन लैंप भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको एसटी ब्रेकर में 6 इंडिकेशन लैंप मिल जाएगा और साथ ही साथ में आपको RYB फेस का भी इंडिकेशन लैंप मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे RYB फेस का इंडिकेशन लैंप को मेंशन नहीं करना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है हम कैपेसिटर बैंक क्यों स्थापित करते हैं, यानी कि कैपेसिटर बैंक का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या आप डीजी चेक जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा डीजी सेट होता है उसमें हम कितने प्रकार के चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। कुल मिला के हम 4 प्रकार के चेक डीजी में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि DOL स्टार्टर छोटी मोटर में ही क्यों इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पे आपको आंसर ये देना होता है कि जो हमारा DOL स्टार्टर होता है उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो 5 से 7 गुना तक होती है। अब जो हमारा छोटा मोटर होता है उसका स्टार्टिंग करंट ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए हम छोटे मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हम DOL स्टार्टर का उपयोग किसी बड़े मोटर को चालू और बंद करने के लिए करेंगे तो उस मोटर का भी स्टार्टिंग करंट 5 से 7 गुना तक होगा। और यदि इतना ज़्यादा करंट मोटर के वाइंडिंग में फ्लो होगा तो जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा और एक दिन हमारा मोटर जो है वो बर्न हो जाएगा। इसीलिए DOL स्टार्टर का उपयोग हम छोटे मोटर को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाने के लिए कहा जाता है। कोई भी इंटरव्यू देने चले जाओ वहाँ पे आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाने के लिए ज़रूर बोलेंगे। दोस्तों, यदि आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बनाना नहीं आता तो आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।